बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, शिक्षा दर्शन के इस कार्यक्रम में आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ने में आनंद आ रहा होगा और आपको विषय बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि जब हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो हम अच्छे से उसका ज्ञान ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हम वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 व 12 में गणित व जीव विज्ञान विषय लेकर आए हैं। कक्षा 11 की गणित में आज हम समूचे भाग 5 का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इसी के साथ समूचे भाग 6 का भी अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद गणित के बाद हम जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान में कक्षा 11 में आज हम जीव जगत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितने वर्गों में इनको विभाजित किया गया है, भाग 3 का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में जेनेटिक इंजीनियरिंग नामक पाठ शुरू करेंगे और ये पाठ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस पाठ के माध्यम से नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। रोग प्रतिरोधक, सूखे में पैदा होने वाली फसलों का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों का ज्ञान आपको इस पाठ के द्वारा हो जाएगा। तो बच्चों, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के लिए हमें नोट्स बनाना अति आवश्यक है। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे और साथ में जैसे हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं उन मुख्य मुख्य बातों को नोट करते चले जाएं। जब हम इन नोट्स को तैयार कर लेंगे तो ये नोट्स हमें परीक्षा में मददगार होंगे। जब भी हमें परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी तो हम इन नोट्स को देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 5। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल, समृत अंतराल और वैनारे। आइए जानते हैं विवृत और समृत अंतराल किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विवृत अंतराल को हम खुला अंतराल और समृत अंतराल को हम बंद अंतराल के माध्यम से भी जानते हैं। विवृत खुला अंतराल को हम इस चित्र के माध्यम से जानते हैं। माना 5 और 7 एक अंतराल में है। यहाँ पे कहता है कि x जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अगर हम
इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? x a से बड़ा है और b से छोटा है। आइए इसको संख्या रेखा के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिया और 7 लिया। 5 से 7 तक के मध्य आने वाली सभी संख्याएं इस अंतराल का भाग होंगी। ओके दोस्तों, जिसमें 5 व 7 के क्रमश शामिल नहीं किया जाएगा। अतः a b के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु a और b स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। वह अंतराल जिसमें अतः बिंदु नहीं होते हैं उन्हें हम विवृत अंतराल के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं समवृत्त अंतराल की। समवृत्त अंतराल को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जहां पे कह रहा है कि a b सदस्य हैं एक प्राकृतिक संख्या का और a समवृत्त अंतराल को हम इस चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। अगर ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखते हैं? x कॉलन का प्रयोग करेंगे, जहां x बता रहा है कि वो a से बड़ा है और उसके बराबर है और b उससे छोटा है और उसके बराबर है। आइए पहले वाले उदाहरण से समझते हैं। पहले वाले में हमारे जो अंतराल में संख्या थी वो थी 5 और 7। अगर हम 5 और 7 को संख्या रेखा पे दर्शाएं तो हम 5 और 7 के मध्य आने वाली जितनी भी संख्या है सब इस अंतराल में होंगी और a और b यानी 5 और 7 जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं उसे हम समवृत्त बंद अंतराल भी कहते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर a और b दिया हुआ है, को a और b देखते ही पता चल रहा है कि ये विवृत अंतराल है। आइए इसको देखते हैं। अगर हमें संख्या रेखा पे दर्शाना पड़े तो हम कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पे a है और यहाँ पर b है। यहाँ पर खाली गोला हमें विवृत अंतराल को दर्शा रहा है, यानी a हमारा विवृत अंतराल है, b भी हमारा विवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है और दर्शा रहा है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर a, b एक अंतराल में है। यहाँ पर a जो है समवृत्त अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है और b विवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे दिखेगा। यहाँ पर a ये रहा और b ये रहा। यहाँ पे भरा गोला हमें समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है और b हमारा विवृत अंतराल को दर्शा रहा है। तीसरा a, b दोनों ही a और b समवृत्त अंतराल को दर्शा रहे हैं। a हमारा भरा गोला समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है और b भी हमारा भरा गोला समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है। यहाँ पर a, b हमें a जो है विवृत अंतराल को दर्शा रहा है और b हमारा समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है। जब हमने इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया तो a हमारा खाली गोला जो कि विवृत अंतराल को दर्शा रहा है और b हमारा भरा गोला जो कि समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है। आइए जानते हैं गणित में अंतराल। माना x जो है वो r का सदस्य है। यहाँ पर x जो कि -4 से बड़ा है और 6 के बराबर और उससे छोटा है। जब हमने इसको संख्या रेखा पे दर्शाया तो हमने लिखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारा यहाँ पर x जो है वो -4 से बड़ा है, तो हमारे पास ये -4 क्या प्रदर्शित कर रहा है? विवृत अंतराल। और 6 से छोटा और उसके बराबर है तो ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? समवृत्त अंतराल। वेन आरेख। दोस्तों वेन आरेख क्या होता है? समुच्चय के अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यत वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों मतलब वेन आरेख एक ऐसा आरेख है जहाँ पे हम समुच्चय को आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसमें किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा
और उसके जो उपसमुच्चय होते हैं उनको एक वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है, एक आयत द्वारा और उनके अंदर के उपसमुच्चय को उसके वृत्त द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1 2 3 4 5 6। एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है 2 4 6 और एक है बी समुच्चय जिसके अवयव है 1 3 5। जब हमने इसे वैन आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया तो हमने सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा दिखाया और जो उसके अंदर के समुच्चय हैं ए और बी उनको हमने उस आयत के अंदर दर्शाया। ए के अवयव है 2 4 6 और बी के अवयव है 1 3 5। ये हमें वैन आरेख को दर्शा रहा है। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों? विवृत अंतराल जिसको हम खुला अंतराल भी कहते हैं, समवृत अंतराल जिसको हम बंद अंतराल भी कहते हैं और वैन आरेख। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय, भाग 6। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं और समुच्चय का पूरक। ये देखते हैं समुच्चय पर संक्रियाओं में हम क्या पढ़ेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और साथ ही साथ सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। आइए जानते हैं समुच्चयों का सम्मिलन किसे कहते हैं। सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। यू का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे पास एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी। उन दोनों के अवयवों को एक साथ लिखने पर वो हमें समुच्चयों के सम्मिलन को दर्शाते हैं तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। समुच्चयों का सम्मिलन करते समय जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, उभयनिष्ठ अवयव का मतलब जो अवयव 2 बार लिखे गए हैं, जो अवयव समुच्चय ए में भी है और जो अवयव समुच्चय बी में भी है, उन दोनों अवयवों को खाली एक बार लिया गया हो उसे हम उभयनिष्ठ अवयव कहते हैं। और हम लोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए इस साइन का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना हमारे पास एक समुच्चय है ए 2 4 6 8 और एक समुच्चय है बी 6 8 10 12। हमें ये बताना है कि क्या ए बी का सम्मिलन है। हमने ए के और बी के समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिखा और हमें क्या ज्ञात हुआ? समुच्चयों का सम्मिलन, जो क्या थे 2 4 6 8 10 और 12। जब हमने ए समुच्चय के अवयव को देखा उसके अंदर 6 और 8 था और बी समुच्चय के अंदर देखा उसमें भी 6 और 8 था। ये हमारे कौन से अवयव हो गए? उभयनिष्ठ अवयव। हमें क्या करना था? उभयनिष्ठ अवयवों को खाली एक बार लिखना था। ओके दोस्तों, समुच्चयों का सम्मिलन समझ गए आप? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माना ए हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है ए ई आई ओ यू और बी हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अवयव है ए आई यू। हमसे ये क्या पूछ रहा है कि क्या ए बी का सम्मिलन है या नहीं। ए का सम्मिलन और ए का सम्मिलन हमने बी से जब निकाला तो हमने क्या लिखा? ए ई आई ओ यू, क्योंकि बी के सारे अवयव ए के अंदर पहले से ही हैं तो हमें इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी।
ये बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A और B दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप से हम इसे लिखते हैं A सर्वनिष्ठ है B का। मतलब ऐसे अवयव जो समुच्चय A में भी हो और समुच्चय B में भी हो, उसको हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है A E I O U, और एक समुच्चय है B, उसके अंदर अवयव है A I U। हमें ये देखना है दोनों समुच्चयों में कि ऐसे कौन से अवयव हैं जो दोनों में हैं। A है दोनों में, यस, I भी दोनों में है और U भी दोनों में है। तो हमारा A का सर्वनिष्ठ B क्या होगा? A I U। ओके दोस्तों, आइए सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म की बात करते हैं। पहला, A सम्मिलन अगर B से है तो B सम्मिलन A के बराबर होगा। इसको हम क्रम विनिमय नियम के द्वारा जानते हैं। दूसरा, A का सम्मिलन B से है और A B के सम्मिलन के साथ अगर हम C का सम्मिलन कर दें तो वो बराबर होगा B और C के सम्मिलन के साथ, और उसका सम्मिलन अगर हम A से कर दें तो वो उन दोनों के बराबर होगा। तो ये हमारा कौन सा नियम है? साचर्य नियम। तीसरा, अगर A का सम्मिलन हम रिक्त समुच्चय से करें तो हमें क्या ज्ञात होगा? A समुच्चय। इसे हम कहते हैं तत्समक नियम। अगर हम A का सम्मिलन A के साथ करें तो हमें क्या ज्ञात होगा? A समुच्चय। हम इसको कहते हैं वर्ग सम नियम। लास्ट, अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय का सम्मिलन करें A के साथ तो हमें क्या ज्ञात होगा? सार्वत्रिक समुच्चय। इसको कहते हैं हम लोग U का नियम। सर्वनिष्ठ की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। A सर्वनिष्ठ B किसके बराबर होगा? B सर्वनिष्ठ A के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। A सर्वनिष्ठ B और इन दोनों के सर्वनिष्ठ के साथ अगर हम C का सर्वनिष्ठ कर दें तो वो बराबर होगा B सर्वनिष्ठ C के, और अगर B सर्वनिष्ठ C के साथ अगर हम A का सर्वनिष्ठ कर दें तो हमारा वो दोनों बराबर होंगे। उसे हम कहते हैं साचर्य नियम। हम रिक्त समुच्चय का सर्वनिष्ठ A के साथ कर दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? रिक्त समुच्चय। अगर हम A का सर्वनिष्ठ A के साथ करें तो हमें क्या ज्ञात होगा? A समुच्चय। इसे हम कहते हैं वर्ग सम नियम। अब आइए हम लोग कुछ नियम को आरेख के द्वारा समझते हैं। आइए अब बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? अगर हमें A सम्मिलन B और B सम्मिलन A दोनों को बराबर दर्शाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? पहले हम A सम्मिलन B को दर्शाएंगे। हमारे पास एक A समुच्चय है और एक B समुच्चय है, दोनों का सम्मिलन कर दिया। अब बात करते हैं B सम्मिलन A की। पहले हमने B समुच्चय बनाया, फिर हमने A समुच्चय को दर्शाया। जब हमने देखा कि A का सम्मिलन B के साथ करने पर और B का सम्मिलन A के साथ करने पर दोनों बराबर आते हैं, तो ये हमारे क्या है? बराबर है। A का सर्वनिष्ठ B के साथ, आइए A समुच्चय बनाया हमने और एक बनाया हमने B समुच्चय। जो ये डार्क पोर्शन है ये हमारा क्या दर्शा रहा है? A सर्वनिष्ठ B। ऐसे ही अगर A सर्वनिष्ठ C चाहिए हमें तो हमें कैसे पता चलेगा? A का समुच्चय बनाया, फिर C का बनाया, और जो ये बीच वाला पोर्शन है डार्क वाला, ये हमें क्या दर्शा रहा है? A सर्वनिष्ठ C। बात करते हैं A सर्वनिष्ठ B और A सर्वनिष्ठ C का सम्मिलन। पहले हमें ये क्या दिखाना है? A सर्वनिष्ठ B। A और B में ऐसे कौन सा जगह है जो A और B में दोनों में आ रहा है? तो ये जो येलो वाला पोर्शन है और ये हल्का ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमें क्या दिखा रहा है? A सर्वनिष्ठ B। ऐसे अब हमें क्या दर्शाना है? A सर्वनिष्ठ C। एक ऐसा पोर्शन जो A में भी है और C में भी है। तो ये हल्का पीला कलर और पीला कलर हमें क्या दर्शा रहा है? A सर्वनिष्ठ C। हमें इन दोनों का सम्मिलन दर्शाना। अगर हमें दोनों के सम्मिलन को दर्शाना है तो सारी जगह आ जाएगी जहां पे हमने कलर किया हुआ है। जैसे ये सारी जगह ये हमारी क्या दर्शाएगी? A सर्वनिष्ठ B और A सर्वनिष्ठ C के सम्मिलन को। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं समुच्चय का अंतर क्या होता है। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6,
और एक समुच्चय है B 2 4 6 8। हमें ज्ञात करना है क्या A माइनस B क्या होगा, कि A माइनस B, A समुच्चय को अगर हम B में से घटा दें तो हमें क्या ज्ञात होगा। जब हमने एक समुच्चय के अंदर से B के समुच्चय के अवयवों को हटाया तो हमें ज्ञात हुआ 1 3 और 5। कैसे? A के समुच्चय कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6। B समुच्चय के अवयव कौन कौन से थे? 2 4 6 और 8। जब हमने B समुच्चय के अवयव 2 4 6 8 हटाए A समुच्चय में से तो हमें क्या ज्ञात हुआ? 1 3 और 5। ओके दोस्तों, अवयव 1 2 3 समुच्चय A में है किंतु B में नहीं है, तथा B को अगर हम A से घटाएंगे तो समुच्चय 8A में नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा अवयव? 8। आइए बात करते हैं समुच्चय का पूरक, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। यदि A सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उपसमुच्चय है तो इसका पूरक A भी U का एक उपसमुच्चय होता है। और हम इसको कैसे दर्शाते हैं? A पूरक के द्वारा। हम ये भी कह सकते हैं कि A में U पूरक है। अगर हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास एक A समुच्चय है जिसके अवयव है 1 3 5 7 9, तो हमारा A पूरक कैसे निकालेंगे हम? U में से सार्वत्रिक समुच्चय में से A के समुच्चय को घटा देंगे। 1 घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, 7 घटाया, 9 घटाया, तो हमारे पास क्या ज्ञात हुआ? 2 4 6 8 और 10। 6 4 ये 2 4 6 8 और 10 हमारे क्या हो गया? A का पूरक। आइए इसको हम लोग चित्र के अनुसार समझते हैं। हमारे पास एक A समुच्चय है 1 3 5 7 9 और हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से जब हमने सार्वत्रिक समुच्चय को चित्र में दर्शाया तो हमने वो सारे अवयव नहीं लिखे जो A समुच्चय में थे, तो हमारे पास कौन कौन से अवयव बच गए? 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ये सारा लाल वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा? A पूरक। 2 4 6 8 और 10। पूरकों के कुछ गुणधर्म की बात करते हैं बच्चों। द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम क्या होता है? अगर हम A पूरक का एक बार और पूरक कर दे तो हमें क्या ज्ञात होगा? A समुच्चय। दूसरा, हमारा रिक्त समुच्चय U पूरक के बराबर होता है और U पूरक हमारा रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। और तीसरा, अगर हम लोग A का सर्वनिष्ठ B के साथ करें और उनका पूरक कर दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? A पूरक और B पूरक का सम्मिलन। पूरक नियम। पूरक नियम हमारा क्या होता है? अगर हम A का सम्मिलन A पूरक के साथ करें तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात होगा, और अगर हम A का सर्वनिष्ठ A पूरक के साथ करें तो हमें रिक्त समुच्चय ज्ञात होगा। डी मॉर्गन्स नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम A का सम्मिलन B, उन दोनों का पूरक बराबर होगा हमारे A के पूरक के बराबर और सर्वनिष्ठ B पूरक के बराबर। दूसरा, A सर्वनिष्ठ B का अगर हम पूरक करते हैं तो हमें A पूरक सम्मिलन B पूरक ज्ञात होगा। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों? समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, समुच्चय का पूरक और पूरकों के कुछ गुणधर्म। अगर आपको और विस्तार से जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम कवक जगत और कवक का वर्गीकरण समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कवक जगत। दोस्तों, कवक जगत को हम फंजाई भी कहते हैं। आइए इनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कवक विश्वव्यापी यानी कि कॉस्मोपॉलिटियन है, जिसका अर्थ है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधे पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये ब्रेड अगर आप
ब्रेड को कुछ दिन के लिए खुला नमी वाले स्थान पर छोड़ दें तो ब्रेड कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। यह कवक की वजह से होता है और ये फलों के ऊपर भी उग जाते हैं। कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट जो कि कवक जगत का एक सदस्य है वह एक कोशिकीय है। यह यीस्ट का माइक्रोस्कोपिक इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि यीस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है और यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि वह एक लौता फंजाई का ऐसा सदस्य है जो कि एक कोशिकीय है। आइए दोस्तों, अब कवक की शरीर की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक मशरूम है जो कि कवक जगत का एक सदस्य है। कवक तंतुमयी होते हैं। यह पतली लंबी धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कवक तंतु यानी कि हाइफा कहते हैं। बहुत सारे हाइफा आपस में मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। अब दोस्तों, कवक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है संकोशिकी कवक तंतु और दूसरा है पटीय कवक तंतु। अब दोस्तों आइए इनके बारे में जानते हैं। जो दोस्तों संकोशिकी कवक तंतु होता है यह बटे नहीं होते, यानी कि इसमें सेप्टेट नहीं होता है और यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं और इनमें बहुकेंद्रीकृत कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरी तरफ जो पटीय कवक तंतु होता है उनमें सेप्टेट पाए जाते हैं, तो जिसका मतलब है कि यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स नहीं होती हैं, यह विभाजित होते हैं और इनके सेप्टेट में छिद्र होते हैं जिससे कि इनका कोशिका द्रव्य संपर्क में रहता है। और दोस्तों आपको एक और बात फंजाई यानी कि कवक के बारे में याद रखनी है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कवक जगत की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं, जैसे कि ये मृत जीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, जिसका सरल भाषा में अर्थ है ये मृत जीवों पर रहते हैं। और दोस्तों कुछ फंजाई परजीवी के रूप में भी रहते हैं, जिसका अर्थ है कि ये दूसरे जंतु और पौधों पर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों कुछ फंजाई तो एल्गी के साथ भी रहते हैं जिन्हें हम लाइकन कहते हैं। और दोस्तों लाइकन कुछ इस प्रकार का दिखता है। और दोस्तों कुछ फंजाई पेड़ों के मूल के साथ संबंध बना के रहते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह फंजाई का बीजाणु है जो कि किसी एक पेड़ की मूल के साथ रहता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फंजाई में जनन को समझते हैं। फंजाई कायिक विधि यानी कि वेजिटेटिव मीन्स खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, विखंडन यानी कि फिशन, मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा जनन करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु से होता है जिसे कोनिडिया अथवा धानी बीजाणु जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं अथवा चल बीजाणु जिसे हम जूस्पोर्स कहते हैं उनके द्वारा होता है। और दोस्तों इनमें लैंगिक जनन निषिक्तांड यानी कि ऊस्पोर्स, एस्कस बीजाणु यानी कि एस्कोस्पोर और बेसिडियम बीजाणु यानी कि बेसिडियोस्पोर्स से होता है। आइए दोस्तों फंजाई में लैंगिक जनन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दो युग्मक जो कि चल अथवा अचल हो सकते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। कुछ फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिकी अवस्था बनती है जिसका अर्थ है कि इसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं। इस कंडीशन को हम केंद्रक युग्म यानी कि डायकैरियन कहते हैं और इस फेज को हम द्विकेंद्रक प्रावस्था यानी कि डायकैरियोफेज कहते हैं। बाद में केंद्र संलयन होता है जिसके बाद
द्विगुणित कोशिका बनती है। इस द्विगुणित कोशिका में मियोसिस के बाद अगुणित बीजाणु का उत्पादन होता है, जो कि बाद में माइसीलियम का निर्माण करता है। तो कुछ इस तरह से फंजाई में लैंगिक जनन के स्टेप्स होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कवक का वर्गीकरण समझते हैं। ये कवक जाल के आकार की, बीजाणु बनने तथा फलनकाय होने के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो जो सबसे पहला समूह इसका आता है उसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। अब इसको जानते हैं। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यह राइजोपस यानी कि ब्रेड माउल्ट है। यह फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है और यह ब्रेड पर उगता है, जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर चुके हैं। अब हम फाइकोमाइसिटीज के कुछ विशेषताओं को जानेंगे। ये जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम सलीन स्थान अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। ये अलैंगिक जनन चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स तथा अचल बीजाणु यानी कि एप्लानोस्पोर्स के द्वारा करते हैं। ये बीजाणुधारी यानी कि स्पोरेंजियम से उत्पन्न होते हैं। आइए फाइकोमाइसिटीज के कुछ और उदाहरणों को जान लेते हैं। पहला है म्यूकर, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, और दूसरा है एल्ब्यूगो। आइए अब कवक जगत के अगले समूह एस्कोमाइसिटीज को समझते हैं। इन्हें थैली फंजाई यानी कि सैक फंजाई भी कहते हैं। इनका कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। इनमें एक कोशिकी यानी कि यीस्ट और बहुकोशिकी पेनिसिलियम आते हैं, और पेनिसिलियम का चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा शमल रागी यानी कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का अर्थ है कि ये पशुओं के मल में उग जाते हैं। अब हम एस्कोमाइसिटीज के जनन को समझेंगे। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को जानेंगे। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया बीजाणु द्वारा होता है, और यह बीजाणु विशिष्ट कवक जाल कोनिडी मदर यानी कि कोनिडियोफोर पर उगते हैं और बाहरी ओर उत्पन्न होते हैं। ये कोनिडिया बीजाणु हाइफा यानी कि कवक तंतु का निर्माण करते हैं, और इनमें लैंगिक जनन एस्कोस्पोर्स यानी कि एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज को समझते हैं। इसमें मुख्यतः मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं। और दोस्तों, इनका कवक जाल भी शाखित तथा पटीय होता है। आइए अब बेसिडियोमाइसिटीज के जनन को समझते हैं। दोस्तों, ये बेसिडियम फलनकाय है, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसमें बेसिडियम होता है, जहां पर केंद्रक सलयन तथा मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स यानी कि बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। यह बीजाणु नए फंजाई का निर्माण करते हैं। आइए अब बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। यह एगैरिकस है, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का एक सदस्य है, और इसका अगला उदाहरण है ऑस्टिलैगो। ऑस्टिलैगो दोस्तों एक परजीवी के रूप में रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम कवक के आखिरी समूह ड्यूटेरोमाइसिटीज को समझेंगे। आइए इनकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं, और इनके हमें अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात है। और दोस्तों, ये कोनिडिया से जनन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा की एक कॉलोनी है, और अल्टरनेरिया। यहां पर दोस्तों कवक जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने
कवक जगत के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और जनन प्रक्रियाओं को समझा। और दोस्तों साथ ही में हमने कवक का वर्गीकरण भी जाना, जिसमें हमने इसके कुछ समूहों के बारे में चर्चा करी। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमने आपके एनसीईआरटी किताब का एक जगत फंजाई यानी कि कवक को समाप्त कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरोध तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थियों, शिक्षा दर्शन में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 15 जीव विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 15 आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ाने के लिए आज जो इस चैप्टर की एक हम टेक्नोलॉजी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी है, वो आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पुनर्योजी डीएनए तकनीकी, जिससे संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। और इस चैप्टर में या इस टेक्नोलॉजी को पढ़ाने में मैंने जो अपनी लैंग्वेज यूज़ की है, वो आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। तो दोनों बाइलिंगुअल मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आइए करते हैं शुरुआत। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत ही लेटेस्ट विज्ञान, जिसके द्वारा हम अपने आनुवांशिक पदार्थ में या किसी सजीव के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। एक साधारण अर्थ मैंने इसका बताया। जेनेटिक और इंजीनियरिंग से आप खुद विचार कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब है किसी भी चीज़ में फेरबदल करना। तो यहाँ पर जो फेरबदल किया जा रहा है वो जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में फेरबदल किया जा रहा है, चाहे वो यूकैरियोटिक जंतु हो, चाहे कोई प्रोकैरियोटिक जंतु हो, जैसे कोई बैक्टीरिया हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से की जाती है, इसकी क्या क्या टेक्नोलॉजी है, इसकी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जिसकी स्टडी आज हम करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योजित डीएनए तकनीकी, और इसके इम्प्लीकेशन या लाभ आज क्या हैं, और बोर्ड परीक्षा में इस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो हम सभी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें फेरबदल या परिवर्तन करके नए गुणों का विकास किया जा सकता है। जैसे कि आप एक स्लाइड देख रहे हैं, एक एनिमेटेड स्लाइड आपको समझाने के लिए दिखाई गई है कि डीएनए जो कि निश्चित रहता है, किसी भी सजीव का आनुवांशिक पदार्थ जो कि निश्चित रहता है, उसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से अगर कोई चेंज कर दें तो जैसे ही डीएनए में चेंज होगा, डीएनए से बनने वाले एमआरएनए में चेंज हो जाएगा, एमआरएनए से बनने वाले प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन से बनने वाले एंजाइम में चेंज हो जाएगा। मतलब एक जो पूरी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, और जब एंजाइम में चेंज हो जाएगा तो वो प्रोटीन और एंजाइम जिस लक्षण को नियंत्रित करते हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है। अब है जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा, जो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी जीव के संजीन या जीनोम, अब यहाँ इस जीनोम शब्द का अर्थ आप समझें कि किसी भी सजीव में पाए जाने वाली जीनों की कुल संख्या को हम कहते हैं, उन कुल संख्या का जो सेट है उसको जीनोम कहा जाता है। तो किसी भी जीव के संजीन या जीनोम में हस्तक्षेप करके उसे परिवर्तित करने की जो भी प्रणालियाँ या तकनीकें हैं, उनमें विकास व अध्ययन की जो चेष्टा है, उसका सामूहिक नाम ही आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग है। एक बार इसको पुनः पढ़ेंगे कि किसी भी जीव के संजीन
जीनोम में या जीन में हस्तक्षेप करके उसे परिवर्तित करने की जो तकनीकें और प्रणालियां हैं, उनमें विकास और अध्ययन की जो चेष्टा है, उन सब का जो सामूहिक नाम है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग आज के युग में, आज के बायोटेक्नोलॉजिकल युग में एक बहुत बड़ा टूल और टेक्निक है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का विकास किया जा रहा है, जैविक उत्पादों का विकास किया जा रहा है, नई प्रकार की फसलों की वैरायटीज़ का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे बैक्टीरियाज का निर्माण किया जा रहा है जो कि मानव के लिए या इस विश्व के लिए लाभप्रद है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद है। और न केवल आपकी बोर्ड परीक्षा बल्कि जो नीट एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न इस अध्याय से आते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, ऊपर लिखा हुआ जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये जो मेज़ है, इसमें आप देखिए इसके जो दाने हैं, स्थान स्थान पर कहीं पर आपको रेड दाना दिखाई देगा, कहीं ग्रीन दिखाई देगा, कहीं पर ब्लैक दिखाई दे रहा है। वो ऐसा इसलिए है कि जो साधारण मेज़ की जो वैरायटी है उसके जीन में हमने चेंज करके एक नए प्रकार का मक्का, जिसमें नए प्रकार के गुण उत्पन्न हो सकते हैं, नए प्रकार की जो पोषक पदार्थ हैं उनके क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, इस तरह की फसलें या वैरायटीज़ बनाने का प्रयास हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से किया है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो सजीव उत्पन्न होते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड सजीव, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सजीव कहते हैं। अगर वो फसलें हैं तो उनको आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक जो विशेष प्रणाली है, जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योजी डीएनए तकनीक। अब इस पुनर्योजी डीएनए तकनीक या जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो सबसे पहले प्रयास किया वो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर 1973 में इन्होंने इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहला प्रयास किया था। और किसी सजीव के इन्होंने बैक्टीरिया, जो इकोलाई बैक्टीरिया है, उसके जो डीएनए है उसमें परिवर्तन करके नए प्रकार का डीएनए बनाने का प्रयास किया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजी डीएनए वास्तव में क्या है? एक साधारण रूप से मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो डीएनए है उसकी संरचना, उसमें नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम हमेशा निश्चित रहता है। और अगर निश्चित नहीं रहे या प्राकृतिक रूप से कोई उसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो जाए तो किसी नए लक्षण का विकास हो जाएगा। या हम आर्टिफिशियली किसी नाइट्रोजन बेस या किसी जीन के स्थान पर कोई नया आर्टिफिशियल बेस या जीन लगा दें तो एक नए गुणों वाला डीएनए हमें प्राप्त होगा। उसमें जो नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम है वो हमने परिवर्तित कर दिया है, पुनर्योज कर दिया है, जो कॉम्बिनेशन है उनका रिकॉम्बिनेशन कर दिया है। इस वजह से जो नया डीएनए है जिसमें नए जीन या नई जीन सीक्वेंस है, इस प्रकार से बना जो डीएनए है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और ये जो तकनीक ही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पायोनियर माने जाते हैं, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल हमें काम में लेने हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो प्रमुख जो पद हैं वो क्या हैं? ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का या पुनर्योजी डीएनए बनाने का जो सबसे पहला पद है उसमें क्या किया जाता है कि हमारे पास एक तो ऐसा जीन चाहिए जिसको हमें रिकॉम्बिनेंट करना है, या उस जीन के वो जीन जो प्रोडक्ट बनाता है उसको उसके प्रोडक्शन की रेट को फास्ट करना है, उसके उत्पादन की दर को फास्ट करना है। साधारण रूप से हमारे अंदर मानव में जो जीन पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मानव में पाए जाने वाला इंसुलिन जीन जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, मानव के डीएनए में जब रेप्लिकेशन होगा तो उसकी रेट ऑफ रेप्लिकेशन बहुत स्लो होती है, तो उतनी ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता। तो जो इंसुलिन के कारण डायबिटीज़ उत्पन्न होती है उस समय उस रोगी को इंसुलिन नहीं मिल पाता
और उसमें कई तरह के लक्षण डायबिटिक पैदा हो जाते हैं। अब इस इंसुलिन को आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाए जिससे कि जिन लोगों में इंसुलिन कम बन रही है उनको बाहर से इंसुलिन हार्मोन दिया जा सके। इसके लिए क्या किया गया कि एक वांछित जीन, हमारा जो टारगेट जीन है यहाँ पर है इंसुलिन जीन मानव का, उसको अलग किया गया मानव के जीन से। अब उस मानव जीन का जो इंसुलिन जीन है उसको ट्रांसफ़र किया गया ऐसे बैक्टीरिया के डीएनए में जिसकी रेट ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें पुनर्योजन की क्षमता, जिसमें रेप्लिकेशन की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। रेप्लिकेशन की क्षमता जब ज़्यादा होगी तब डीएनए की कॉपीज़ ज़्यादा बनेंगी, डीएनए की कॉपीज़ ज़्यादा बनेंगी तो एमआरएनए ज़्यादा बनेगा, एमआरएनए ज़्यादा बनेगा तो प्रोटीन और एंजाइम्स ज़्यादा बनेंगे, और वो जो जीन इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया का नियंत्रण कर रहा है उस इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देगा। साथ ही कृत्रिम रूप से भी इंसुलिन इस विधि द्वारा प्रयोगशाला से बनाया जा सकता है। अब हमें वांछित जीन पृथक करना है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसका जीन भी हमें लेना है। अब इस काम को करने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। लेकिन हमें परिभाषा पढ़नी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं, जो कि डीएनए की श्रृंखला को किसी निश्चित स्थान से, निश्चित स्थान का मतलब एक निश्चित नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम से काटने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से इनको डीएनए की कैंचियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ अब आप देख रहे हैं कि ये जो कट आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो नाइट्रोजन क्षारकों की सीक्वेंस है इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने पहचान लिया और इसको एक निश्चित स्थान से काट दिया, तो यहाँ पर डीएनए की श्रृंखला में कट पैदा हो गया। तो मान लीजिए हमने मानव से कोई जीन प्राप्त किया है जो हमारा वांछित डीएनए है, तो ये वांछित डीएनए श्रृंखला हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, एक परिभाषा, 1 नंबर का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए की श्रृंखला के एक निश्चित स्थल को पहचान कर उसको कट करने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के खोजकर्ता थे वर्नर आर्बर, जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट बात आती है कि जो हमने जीन, हमारा डिजायर्ड जीन प्राप्त कर लिया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट कर, जैसे हमने उदाहरण लिया हुआ है कि मानव की डीएनए में से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया, लेकिन अब उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे हुए जीन को, जो हमारा वांछित जीन है, उसको कहाँ पर सेट करना है या कहाँ पर लगाना है जिससे कि उसका रेप्लिकेशन करवाया जा सके। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उस जीन से जो वांछित प्रोडक्ट है, जो वांछित एंजाइम है या वांछित प्रोटीन है, वो अधिक से अधिक मात्रा में मिले। इसके लिए सूक्ष्म जीव, विशेष रूप से बैक्टीरिया के डीएनए में उस वांछित जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है। तो इस तरह का जो जीन जिसमें वांछित डीएनए प्रविष्ट कराया जाता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर जीनोम, वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए। और ये वाहक डीएनए अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के होते हैं। तो यहाँ पर एक अगर छोटा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वांछित जीन के वाहक के रूप में किस किस प्रकार के डीएनए का उपयोग किया जाता है। तो जो सबसे फेमस है या जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है वो है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड वेक्टर, ई कोलाई का प्लाज्मिड वेक्टर। तो यहाँ जिस बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है एस्चेरिचिया कोलाई, और उसका वेक्टर वास्तव में है डीएनए, इस ई कोलाई का डीएनए। और एक शब्द और हमें यहाँ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि प्लाज्मिड क्या है। साधारण रूप से जितने भी प्रकार के यूकैरियोटिक सजीव हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनका जो डीएनए है वो रेखीय होता है, लीनियर होता है। लेकिन बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है बहुत कम मात्रा में होता है और वो वृत्ताकार या सर्कुलर होता है। तो बैक्टीरिया का जो सर्कुलर डीएनए है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड में एक बहुत बड़ी क्षमता होती है कि इसका रेट ऑफ रेप्लिकेशन, इसकी कॉपी बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में बहुत सारी कॉपीज़ डीएनए की आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर आपको दिखाया जा रहा है। एक
वेक्टर वैज्ञानिकों ने बनाया है PBR 322, जो कि बायोलॉजी में बहुत फेमस है, PBR 322। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर, इसमें आपको यहाँ पर देखिए ये शब्द आपको लिखे मिलेंगे, इको R1 HIND थर्ड, इको RV BAMH1 SL1। यहाँ पर अगर इस शब्द को हम पकड़ें, इको R1, ये क्या है? इको R1 दरअसल वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि हमें इकोलाई बैक्टीरिया के स्ट्रेन R से प्राप्त हुआ है। मतलब इकोलाई बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन R है एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है जो कि प्लाज्मिड को इस नाइट्रोजन क्षार के सीक्वेंस पर कट करने की क्षमता रखता है। मतलब ये इको R1, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट है वो इस प्लाज्मिड को यहाँ पर कट कर सकती है और जो वांछित डीएनए है उसको यहाँ पर आराम से इंसर्ट कराया जा सकता है। इसी तरह से एक और साइट यहाँ पर आपको दिखाई देगी, इको RV। ये भी इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि इस साइट को कट कर सकता है। इस तरह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट्स हैं, जो काटने वाले स्थल हैं, इस प्लाज्मिड के ऊपर पाए जाते हैं। तो कई बार आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है या किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड वह वाहक है जो कि बैक्टीरिया का एक सर्कुलर डीएनए है, या बैक्टीरिया का जो वृत्ताकार डीएनए है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रयोग में वांछित जीन को जोड़ने में, वांछित जीन को इंसर्ट करने में सहायक होता है। आपसे उदाहरण पूछा जाए तो किसी एक प्लाज्मिड वेक्टर का नाम लिखिए, तो आप आंसर लिख सकते हैं PBR 332, जिसमें बेस पेयर्स की संख्या, नाइट्रोजन क्षारकों के बेस पेयर्स की संख्या होती है 4361। और एक इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, ये शब्द लिखा हुआ है ओरी, ORI का मतलब है ओरिजिन। जहाँ से इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन शुरू होता है, जिस साइट से इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन शुरू होता है उस साइट को बोलते हैं हम ओरिजिन साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको प्लाज्मिड वेक्टर की बताई। अगला जो वेक्टर है या वाहक है वो है बैक्टीरियोफेज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज के बारे में आप जानते हैं, बैक्टीरियोफेज इस प्रकार के वायरस होते हैं जो कि डीएनए को खाने की क्षमता रखते हैं, बैक्टीरिया को खाने की क्षमता रखते हैं। फेज वेक्टर ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ जो हमने उदाहरण लिया है वो है लैम्डा फेज। जो उदाहरण लिया है वो है लैम्डा फेज। ये बैक्टीरियोफेज का टाइप है और ये इसका डीएनए है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा बैक्टीरियोफेज में क्या है कि इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, जिसकी वजह से इसमें जो बड़े साइज़ का जो डीएनए है, बड़े साइज़ का जो वांछित डीएनए है उसको भी आराम से इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये बैक्टीरियोफेज की मल्टीपल क्लोनिंग साइट आपको दिखाई गई है कि ये जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, ये जो स्थल है, ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा यहाँ पर कट जनरेट किया जा सकता है। और एक बड़े साइज़ का जो वांछित डीएनए लगभग 124 KB किलो बेस वाला डीएनए या जीन यहाँ पर फिट किया जा सकता है, इस साइट पर फिट किया जा सकता है। तो ये जो दूसरा वेक्टर है मैंने आपको बताया, इसको फेज वेक्टर कहते हैं, जो कि पुनर्योजी डीएनए तकनीक में काम में आता है। तीसरे प्रकार के जो वेक्टर हैं उनको बोलते हैं कॉस्मिड वेक्टर। ये कॉस्मिड वेक्टर वास्तव में फेज वेक्टर और प्लाज्मिड वेक्टर का हाइब्रिड है, संकर है, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। तो हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड एंड लैम्डा फेज। और बारबरा हॉर्न और जॉन कॉलिंस ने 1978 में इसको डिस्कवर किया था। तो 3 प्रकार के आपके पास इसमें एक विशेष प्रकार की साइट होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस साइट, और कॉस साइट की वजह से ही इसको कॉस्मिड वेक्टर कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में आपसे एक छोटा प्रश्न पूछा जाए कि 3 प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर्स के नाम लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं प्लाज्मिड वेक्टर, फेज वेक्टर और कॉस्मिड वेक्टर। तो 3 प्रकार के वेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। वेक्टर्स का क्या कार्य होता है? वेक्टर्स का प्रमुख कार्य होता है कि जो वांछित जीन है हमारा, जो किसी सजीव से या ऑर्गेनिज्म से मिला है, उसको जोड़ना
और उसका तेजी से रेप्लिकेशन करना। तो 3 प्रकार के मैंने आपको वेक्टर्स बताए। अब बात आती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या है। अब मैंने आपको एक बात बताई कि ये वांछित जीन हमें प्राप्त हो गया, मान लीजिए ये है वांछित जीन, और ये है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट कर लिया। ये जो स्थान हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट कर लिया है। अब ये जो वांछित जीन है हमारे पास, इस वांछित जीन को इस प्लाज्मिड में हम इस प्रकार इंसर्ट कर देंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद इस प्लाज्मिड में हम इस प्रकार इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख लीजिए कि जो ओरिजिनल प्लाज्मिड था या ओरिजिनल डीएनए था वो अब चेंज हो गया है। तो चेंज होने के बाद ये जो नया डीएनए बना है या नया प्लाज्मिड बना है, इसी को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजी डीएनए कहते हैं। इसी को ही पुनर्योजी डीएनए कहते हैं। यहाँ तक की बात हम पढ़ चुके हैं। पहले कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, कट करने से एक स्थान यहाँ पर खाली हो गया और फिर वांछित जीन को उस कटे हुए स्थान में जोड़ दिया। और इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आता है उस एंजाइम को कहते हैं लाइगेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए श्रृंखला को काटते हैं, जबकि लाइगेज एंजाइम डीएनए श्रृंखला को जोड़ते हैं। तो यहाँ तक आप देखिए, ये प्रोसेस हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन चुका है। अब आगे क्या करें? अब डीएनए तो है, लेकिन अब इसको आगे के रेप्लिकेशन के लिए एक बायोलॉजिकल सिस्टम, एक लिविंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि लिविंग सिस्टम मिलते ही इसमें रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ हो जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का भी रेप्लिकेशन होगा, साथ में ये जो जीन है इसका भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। और बैक्टीरिया में ये पावर होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका रेप्लिकेशन सिस्टम बहुत फास्ट होता है और कुछ ही समय में बहुत सारे डीएनए की कॉपियाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज हमें मिल जाती हैं, जिसको हम मार्कर जीन द्वारा पहचान सकते हैं। अब जब बहुत सारी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बहुत सारी कॉपीज़ जब आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको कॉपीज़ मिल जाएंगी, तब क्या होगा? तो जब बहुत सारी कॉपीज़ बहुत सारा एंजाइम बनाएंगे, बहुत सारा प्रोटीन बनाएंगे, और वो जो प्रोटीन है वो कमर्शियली या व्यावसायिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। और उस प्रोटीन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं या विभिन्न प्रकार के रोग हैं या विभिन्न प्रकार की जो प्लांट वेराइटीज़ हैं उनका विकास किया जा सकता है, क्योंकि हमें एक नया जीन्स का कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन मिल चुका है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है आजकल चिकित्सा विज्ञान में विभिन्न रोगों का इलाज करने में, जैसे एक इंसुलिन वाला जो जीन है वो मानव से प्राप्त किया गया और उसको पिग में इंसर्ट किया गया और उसका रेट ऑफ रेप्लिकेशन बढ़ाया गया और उस जीन को नाम दिया गया ह्यूमुलिन। तो पिग से प्राप्त किया गया जीन और फिर उसको बैक्टीरिया का यूज़ करके उसका बार बार रेप्लिकेशन किया गया और जो इंसुलिन मानव में नहीं बनता था उस इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन किया गया और उसको नाम दिया गया ह्यूमुलिन। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी के इलाज में या विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज़ के निर्माण में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योजी डीएनए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आज के कालांश में, आज के पीरियड में जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक विशेष टेक्निक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योजी डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। क्योंकि ये चैप्टर 5 नंबर का है तो एक बड़ा निबंधात्मक या ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या छोटे छोटे क्वेश्चन प्लाज्मिड्स के बारे में या क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आज के जो कक्षा है वो निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। आपके जो प्रश्न हैं वो हम तक पहुंचाइए, हम उनका समाधान का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन Rajasthan
@gmail.com। धन्यवाद।